हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं रोहित तिवारी आप सभी का श्री वेद के एकेडमी में स्वागत करता हूं। तो हम लोग भारतीय भूगोल का एक सीरीज लेके चल रहे हैं, उसमें से प्रायद्वीपीय भारत के पठार को हम लोग डिस्कस कर चुके हैं पूर्ण तरीके से। आज उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम आप लोगों के सामने लेके आए हैं भारत के प्रमुख मैदान और प्रमुख तट। भारत के प्रमुख मैदान और तट, उसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आप पहले मैप को जानो कि मैप में क्या इंडिकेट, कहाँ पे क्या शो कर रहा है, उसको इंट्रोड्यूस हो जाओ उसके साथ। फिर इसके बाद हम लोग जब पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ये रेड कलर का, आपको रेड कलर की लाइन्स जो दिख रही है, ये प्रायद्वीपीय भारत का मुख्य भूखंड है। फिर इसके बाद जो गैप, ये ब्लू कलर की जो लाइन्स हैं वो नदियों को शो कर रहा है। ठीक है, ये गंगा नदी हो गया, इधर इंडस रिवर हो गया, ये तीस्ता है, ब्रह्मपुत्र नदी है। इस तरह से बस इतना आपको जानना है और इसके बाद हम लोग अध्ययन को स्टार्ट करते हैं। प्रायद्वीपीय भारत के मैदान या भारत के प्रमुख मैदान का अध्ययन करने के लिए हम उसको प्रमुख रूप से 3 भागों में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। कौन कौन से देख लेते हैं। पहला है पश्चिमी घाट मैदान, दूसरा है पूर्वी घाट मैदान और तीसरा है उत्तरी भारत का मैदान। अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से हम लोग इसको 3 भागों में डिवाइड करते हैं। पश्चिमी घाट मैदान, पूर्वी घाट मैदान और उत्तरी भारत का मैदान। अब इसको देख लेते हैं। पश्चिमी घाट मैदान, पूर्वी घाट मैदान और हिमालय के, शिवालिक हिमालय के दक्षिण में जो है मैदान, इसको हम उत्तरी भारत का मैदान कहते हैं। चलिए अब हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले पश्चिमी घाट मैदान। पश्चिमी घाट मैदान और पूर्वी घाट मैदान बना कैसे, सबसे पहले तो ये क्वेश्चन आता है, इसको पहले सॉर्ट आउट करते हैं। प्रायद्वीपीय भारत के पठार से, प्रायद्वीपीय भारत के पठार से बहुत सारी नदियाँ, बहुत सारी छोटी बड़ी नदियाँ बहकर बंगाल की खाड़ी, मतलब बंगाल की खाड़ी या तो अरब सागर में मिलती हैं। ठीक है, और वो नदियाँ अपने साथ जड़ोल निक्षेपों को बहा कर लाती हैं और अपने जो समुद्र के और अपने मुँह, जहाँ मिलन होता है समुद्र का और नदियों का, वहीं पर वो बिछा देती हैं, छोड़ देती हैं। इस तरह से वो धीरे धीरे करके एक मैदान का निर्माण करती हैं। और पश्चिमी तटीय मैदान के पश्चिम में, पश्चिमी तटीय मैदान के, इसको यहाँ से देखेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ये पश्चिम तट है और ये पूर्वी तट है। पश्चिमी तट पर ही मुंबई, सूरत, कोच्चि जैसे प्रमुख शहर बसे हुए हैं और इधर विशाखापट्टनम हो गया, चेन्नई हो गया, ऐसे प्रमुख शहर पूर्वी तट पर बसे हुए हैं। चलिए, तो मैं बता रहा था कि पश्चिमी घाट का और पूर्वी घाट का निर्माण कैसे होता है। क्या है, प्रायद्वीपीय भारत का पठार, प्रायद्वीपीय भारत के पठार से बहुत सारी छोटी बड़ी नदियाँ प्रवाहित होती हैं, बहती हैं और कुछ बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती हैं, इधर बंगाल की खाड़ी, और कुछ इधर अरब सागर में जाके गिरती हैं। तो जो नदियाँ होती हैं वो नदियों का एक रूप होता है कि वो एक प्रॉपर्टीज होती है कि वो अपने साथ जल के साथ जलोढ़ निक्षेपों को बहाकर लेकर आती हैं, है ना। वो जड़ों निक्षेपों को लेके आती हैं और समतल जहाँ पर उनका मतलब रुकाव बढ़ जाता है, वहाँ पर प्रवाहित नहीं हो पाती, मतलब दम तोड़ देती है, वहाँ पर उन निक्षेपों को क्या करती हैं, बिछा देती हैं, है ना। इसी तरह से या तो अपने जहाँ पर मिलने वाली हैं, जहाँ जैसे अरब सागर में है तो अरब सागर के मुहाने पर जाके अपनी जड़ों निक्षेपों को छोड़ देती हैं। इसी तरह से यहाँ से ये नदियाँ बहती हैं और ये अपना, ये यहाँ से यहाँ तक, ये आपको जो ढालनुमा संरचना दिख रही है, ये पश्चिमी घाट का कगार भ्रंश है, कगार है, जहाँ से अफ्रीकन प्लेट से ये अलग हुआ था।
और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये है पश्चिमी घाट का मैदान, इसी को बोलते हैं पश्चिमी घाट का मैदान। अब ये नदियाँ क्या होती हैं कि अपने साथ निक्षेपों को लाती हैं और यहाँ पर बिछा देती हैं, इसके बाद वो समुद्र में मिल जाती हैं, तो मैदान का निर्माण होता है। ये गैफ आपको दिख रहा है रेड और ब्लैक के बीच में, क्योंकि प्रायद्वीपीय भारत का मुख्य भूखंड जो रेड के अंदर है यही है, और ये प्रायद्वीपीय भारत के मुख्य भूखंड रेड और ब्लैक के बीच में जो गैफ दिख रहा है ये आपका प्रायद्वीपीय भारत का पश्चिमी घाट का मैदान है, सॉरी पश्चिमी घाट का मैदान है। तो ये मैदान यहाँ पे ये वाला है, ठीक है। तो इस मैदान में जरूर निक्षेपों को क्या है बिछा देती हैं, पाट देती हैं, जिससे यह मैदान का निर्माण हो जाता है, ठीक है। सेम यही कंडीशन आपको पूर्वी घाट में भी देखने को मिलेगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए अब एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे, है ना। सबसे पहले पश्चिमी घाट का डिस्कस करते हैं। पश्चिमी घाट के मैदान, पश्चिमी घाट के मैदान का विस्तार कहाँ से कहाँ तक हुआ है, सबसे पहले ये देखते हैं। पश्चिमी घाट के मैदान का विस्तार गुजरात राज्य से लेकर केप के मोरियन या कन्याकुमारी तक है, ठीक है। पहला पॉइंट आप डालेंगे, हेडिंग में डालेंगे पश्चिमी घाट पर्वत या पश्चिमी घाट मैदान, सॉरी पश्चिमी घाट मैदान, और उसमें पहला पॉइंट लिखेंगे पश्चिमी घाट का विस्तार गुजरात राज्य से लेकर केप के मोरियन या कन्याकुमारी तक है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट आप लिखेंगे इसमें पश्चिमी घाट मैदान की सर्वाधिक चौड़ाई नर्मदा तथा ताप्ती नदी के मुहाने पर है। यहाँ पे गुजरात में नर्मदा तथा ताप्ती के मुहाने पर है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट लिखेंगे गुजरात से रेड स्पॉट दिख रहा है आपको यहाँ पे रेड, ये गुजरात से लेके गोवा तक के तट को हम कोंकण तट के नाम से जानते हैं। गुजरात राज्य से लेकर गोवा राज्य तक जो बीच का तट है इसको हम कोंकण तट के नाम से जानते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं, गोवा से लेकर कर्नाटक के मंगलोर एक जगह है कर्नाटक में, गोवा से लेकर कर्नाटक के मंगलोर तक के बीच के तट को हम कन्नड़ तट के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, कर्नाटक के मंगलोर से लेकर कन्याकुमारी तक के तट को हम मालाबार तट के नाम से जानते हैं। और एक मालाबार तट में एक नोट लिखिएगा कि मालाबार तट का अधिकांश भाग केरल राज्य में स्थित है। मालाबार तट का अधिकांश भाग केरल राज्य में आता है, और केरल राज्य में मालाबार तट पर प्रमुख रूप से लैगून झीलें पाई जाती हैं। लैगून झीलें, अब बात आती है कि लैगून झीलें क्या होती हैं। चलिए यहाँ देखिएगा ध्यान से, लैगून झीलें क्या होती हैं। ये हो गया आप मान लो केरल हो गया, और ये हो गया झील केरल। अब लैगून झील क्या होती है, समुद्र का पानी जहां चारों ओर सतह से घिरा हो उसको हम लैगून झील कहते हैं। जैसे ये है, ये आपकी झील, ये है समुद्र यहाँ, और ये समुद्र का जल कहाँ तक चला जा रहा है, यहाँ पूरा भर गया। अब ये जल चारों तरफ से भूखंडों से घिरा हुआ है, ऐसी झील को हम लैगून झील कहते हैं। और लैगून झील, ऑब्वियस सी बात है कि लैगून झील समुद्र से मिलकर समुद्र से लगी हुई झील है, यह खारे पानी की झील होगी, है ना। तो केरल में इसी तरह से प्रमुख रूप से 2 झीलें हैं। कौन कौन सी केरल में, एक है बेम्बानाड झील, और दूसरी है अष्टामुदी।
झील। दो झीलें हैं, वेम्बनाड झील और अष्टामुडी झील। लैगून झीलों को केरल में प्रमुख रूप से कयाल के नाम से जानते हैं। केरल में लैगून झीलों को प्रमुख रूप से कयाल के नाम से जानते हैं। कयाल, कयाल के नाम से जानते हैं। चलिए नेक्स्ट करते हैं अब। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं अपन चलिए देखते हैं। ये आपका हो गया पूर्वी पश्चिमी घाट, ये है आपका पूर्वी घाट। अब बात करते हैं थोड़ा सा पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट में क्या है समानताएं हैं, क्या असमानताएं हैं, उसके बारे में जानते हैं। ये है पश्चिमी घाट और ये है पूर्वी घाट। पश्चिमी घाट में बहने वाली नदियां जो हैं, पश्चिमी घाट मतलब अरब सागर में जल गिराने वाली जो नदियां हैं, पश्चिमी घाट का जो ढाल है वो तीव्र है। तीव्र है मतलब एकदम नीचे की ओर है, तीव्र ढाल है। और तीव्र ढाल होने के कारण नदियों का वेग भी ऑब्वियस सी बात है तीव्र होगा। तो जो नदियां हैं तो तीव्र वेग से आकर अरब सागर में अपना जल गिराती हैं। तो तीव्र वेग से आने के कारण उनका जल की जो स्पीड है काफ़ी तेज होती है। और जो समुद्र का भी इधर से जल आ रहा है, यहाँ देखिए, यहाँ से समुद्र है, समुद्र का भी जल है, इधर से नदियों का तीव्र वेग से जल आता है और समुद्र के जल से टकराता है। तो वहाँ पर एक हलचल होता है, अफरा तफरी मच जाती है जलों के बीच। तो उसी को हम बोलते हैं, वहाँ पे ज्वार नदमुख या एस्चुरी का निर्माण होता है। वहीं पे ज्वार नदमुख या एस्चुरी का निर्माण होता है। समझ गए बात मेरी। अब आते हैं पूर्वी घाट में। पूर्वी घाट में ऐसा नहीं है, जैसा कि आपको विगत होगा कि पूर्वी घाट मतलब बंगाल की खाड़ी में जल गिराने वाली जो नदियां हैं वो पूर्वी घाट को जगह जगह काट छांट दी है ना। जैसे यहाँ पे गोदावरी कृष्णा नदी है, यहाँ पे पश्चिमी घाट को काट के अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिरा रही हैं। इसी तरह से बहुत सारी नदियाँ हैं कि अपना पश्चिमी घाट को काटते हुए वो अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिराती हैं, जिससे नदियों के जल का वेग काफ़ी कम हो जाता है और वो बंगाल की खाड़ी में मिलते टाइम वो एस्चुरी या ज्वार नदमुख का निर्माण न करके वो डेल्टा का निर्माण करती है। ठीक है, तो ऐसा लिख सकते हैं पॉइंट कि पश्चिमी घाट की जो नदियां हैं वो एस्चुरी या ज्वार नदमुख का निर्माण करती हैं तथा पूर्वी घाट की जो नदियां हैं वो डेल्टा का निर्माण करती हैं। ठीक है, समझ गए बात को। चलिए नेक्स्ट में आते हैं। हाँ, अब कुछ नदियों की बात कर लेता हूँ कि प्रमुख घाट में कौन कौन सी नदियाँ हैं जो एस्चुरी का निर्माण करती हैं। गुजरात राज्य की अगर बात करें तो दो ऐसी नदियाँ हैं जो एस्चुरी का निर्माण करती हैं। कौन कौन सी वो नदियाँ हैं बात करते हैं। गुजरात राज्य में नर्मदा नदी और ताप्ती नदी हैं, जो कि नर्मदा नदी ताप्ती नदी, ये कहाँ है? गुजरात राज्य में। यह अपना गुजरात राज्य में कोकण तट पर नर्मदा तथा ताप्ती नदी ज्वार नदमुख का निर्माण करती हैं। इसके बाद आते हैं कर्नाटक, गोवा में दो नदियां हैं, जुआरी नदी और मांडवी नदी। ये दो नदियां हैं जो कि गोवा में ज्वार नदमुख या एस्चुरी का निर्माण करती हैं। फिर इसके बाद आते हैं कर्नाटक राज्य में। तो कर्नाटक में शरावती नदी,
शरावती नदी कर्नाटक राज्य में एस्चुरी का निर्माण करती है। फिर इसके बाद आते हैं केरल में। केरल में भरतपुजा और पेरियार भरतपुजा और पेरियार नदी केरल में ज्वार नदमुख का निर्माण करती है। फिर से एक बार जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं। कोकर तट पर, गुजरात राज्य के कोकर तट पर नर्मदा तथा ताप्ती नदी ज्वार नदमुख का निर्माण करती हैं। उसके आगे आते हैं गोवा में। गोवा में प्रमुख रूप से दो नदियां हैं जो कि ज्वार नदमुख का निर्माण करती है, वो है जुआरी और मांडवी। इसी में एक पॉइंट लिखेंगे कि गोवा की राजधानी पणजी मांडवी नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट कर्नाटक में आते हैं। कर्नाटक में एक नदी है शरावती नदी जो कि ज्वार नदमुख का निर्माण करती हैं। नेक्स्ट आते हैं केरल में। केरल के मालाबार तट में दो प्रमुख नदियां हैं जो कि ज्वार नदमुख का निर्माण करती हैं। वो कौन कौन सी हैं? शरावती नदी, भरतपुजा और पेरियार नदी। ठीक है, चलिए ये आपका कंफर्म हुआ। अब आते हैं हम लोग पूर्वी घाट की। चलिए अब हम लोग देखते हैं पूर्वी घाट मैदान। हेडिंग डालेंगे पूर्वी तटी मैदान। पूर्वी तटी मैदान। पूर्वी तटी मैदान का विस्तार कैसे हुआ है ये मैं एक बार डिस्कस कर चुका हूँ, फिर भी एक बार और आपसे बताता हूँ कि पूर्वी तटी पढ़ रहे हैं तो पूर्वी तटी के बारे में भी बहुत अच्छे से जान लेते हैं। पूर्वी तटी मैदान का निर्माण नदियों द्वारा लाए गए जड़ोड़ निक्षेपों के द्वारा हुआ है और वो जड़ोड़ निक्षेप प्रायद्वीपीय भारत के पठार को काट छाट कर अपने साथ जड़ोड़ निक्षेप बालू मिट्टी गाद बहा कर लाते हैं और प्रायद्वीपीय भारत के पठार के तो मेन जो पृष्ठभूमि है उसके कॉर्नर से स्टार्ट होते हैं और वो बिछाव मतलब जड़ोड़ का बिछाव कर देते हैं और ये धीरे 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 बहुत मात्रा में बिछाव कर देते हैं जिससे समुद्र का पानी और पीछे हट जाता है और एक मैदान का निर्माण होता है। उसको हम पूर्वी तट का मैदान कहते हैं। ठीक है, चलिए अब इसका विस्तार देख लेते हैं कहाँ से कहाँ तक हुआ है। पॉइंट लिखेंगे पूर्वी तट के मैदान का विस्तार यह हुगली नदी है। हुगली नदी के मुहाने से, हुगली नदी से लेकर कन्याकुमारी या केप केमोरियन या कुमारी अंतरीप तक हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे पूर्वी तटी मैदान में। पूर्वी तटी मैदान की सर्वाधिक चौड़ाई तमिलनाडु राज्य में, ये आपको दिख ही रहा होगा, तमिलनाडु राज्य में सर्वाधिक चौड़ाई तमिलनाडु राज्य में है। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे थर्ड कि पूर्वी तटी मैदान में उड़ीसा में, पूर्वी तटी मैदान को उड़ीसा में उत्कल तट के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखिएगा, उड़ीसा में पूर्वी तटी मैदान को उत्कल तट के नाम से जानते हैं। फिर उसके आगे आते हैं तो गोदावरी और कृष्णा नदी के बीच का जो भूभाग है उसको हम उत्तरी सरकार तट के नाम से जानते हैं, उत्तरी सरकार तट के नाम से जानते हैं। फिर इसके बाद आते हैं कि जो तमिलनाडु का क्षेत्र है, तमिलनाडु का जो क्षेत्र है या तट है उसको हम कोरोमंडल तट के नाम से जानते हैं। प्रमुख रूप से यहाँ 3 तट हैं। उत्कल तट जो कि उड़ीसा राज्य में लगे हुए तट को उत्कल तट के नाम से जानते हैं। फिर इसके बाद आता है उत्तरी सरकार तट। उत्तरी सरकार तट आंध्र प्रदेश में गोदावरी और कृष्णा नदी के बीच का जो क्षेत्र है उसको हम उत्तरी सरकार के तट के नाम से जानते हैं। फिर इसके बाद तमिलनाडु राज्य में आते हैं तो तमिलनाडु राज्य से लगे हुए तट को, पूर्वी तट को हम कोरोमंडल तट के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए अब एक एक करके हम लोग थोड़ा सा जो पॉइंट्स हैं उसकी बात कर देते हैं। अब बात आती है, जैसा कि मैं पहले से भी आपको बताया हूँ कि पूर्वी घाट में नदियाँ एस्चुरी का निर्माण नहीं करती हैं, ये डेल्टा का निर्माण करती हैं, ये डेल्टा का निर्माण करती हैं। अब बात कर लेते हैं कैसे होता है, कैसे डेल्टा का निर्माण करती हैं। ये हो गया आपका समुद्र, ठीक है।
और ये हो गई नदी। ये नदी है, ये समुद्र है। नदियों का एक स्वभाव होता है कि वो जड़ निक्षेपों, बालू, मिट्टी और गाद को लाकर बहाती हैं। तो क्या होता है, यहाँ पर ढाल ये है और नदियाँ यहाँ से आई और ढाल को काटते हुए ये आराम से यहाँ पर बह के यहाँ पे आके मिलती है। तो ढलान इनका ढलान कम होने के कारण इनके जल का रफ्तार तीव्र न होकर धीरे हो जाता है, आराम से चलती है। और आराम से चलने के कारण इनका संघर्ष काफ़ी बढ़ जाता है, क्योंकि इधर से समुद्र का जल और इधर से इसका जल, और समुद्र का जल का स्पीड प्रवाह थोड़ा सा ज़्यादा रहता है। इसके कारण ये क्या होती हैं, अपने आप को कमज़ोर महसूस करती हैं नदियाँ। और यहाँ तक पहुँचते यहीं से ये क्या करती हैं, अपने आप को कमज़ोर महसूस करती हैं और ये बिल्कुल एकदम निम्न धारा में चलती हैं। इनको यही नहीं मालूम रहता है कि हमारी रास्ता कौन सी है, किस रास्ता में मैं बह के जाऊँ। तो ये क्या करती हैं कि यहीं से हजारों लाखों रास्ता अपना बना लेती है। छोटे छोटे रास्तों में ऐसे ये बट जाती हैं, ऐसे बट जाती है। ठीक, ऐसे छोटे छोटे रास्तों में ये बट जाती है और एक डेल्टा नुमा संरचना बनाती है। ये डेल्टा नुमा, ये उभरा हुआ डेल्टा नुमा संरचना बनाती हैं। इसको हम डेल्टा कहते हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम होगी तो बताइएगा मेरे को। इसको हम डेल्टा कहते हैं और डेल्टा का जो क्षेत्र है वो जड़ों निक्षेपों से पटा हुआ क्षेत्र होता है। मतलब हर साल नई मिट्टी नदियों द्वारा बहाकर लाई जाती है और इस पर बिछा दी जाती है। यही कारण है कि ये जो तटीय क्षेत्र हैं, पूर्वी तट के तटीय क्षेत्र हैं, ये बहुत उपजाऊ होते हैं। स्पेशल धान की खेती के लिए बहुत ही अच्छी मिट्टी होती है ये, है ना। तो फिर क्या होता है कि जो डेल्टा होता है वो निश्चित क्षेत्र नहीं होता है, क्योंकि हर साल मिट्टियाँ जड़ों निक्षेप नदियों द्वारा लाकर इस पर बिछा दिया जाता है। तो ये धीरे धीरे ये क्या होती हैं, समुद्र की ओर अग्रसर होती हैं। तो ये कभी इतना फिर इतना ऐसे अपना क्षेत्र बढ़ाती जाती है। डेल्टा क्या है, अपना क्षेत्र बढ़ाता जाता है। और यही कारण है, यही रीज़न है कि जहाँ पर डेल्टा बनाने वाली नदियाँ मिलती हैं वो थोड़ा सा समुद्र की ओर धसी हुई दिखती हैं। जैसे देखिए यहाँ पर है महानदी, ये यहाँ पर, तो देखिए जहाँ महानदी मिली है ये थोड़ा सा धसा हुआ है। ये देखिए यहाँ पर गोदावरी धसी हुई, मतलब आप अपने मैप में देखिएगा वो धसा हुआ थोड़ा सा समुद्र की ओर खिसका हुआ आपको दिखेगा। यही रीज़न है डेल्टा का, वहाँ पे कारनामा पूरा है। ठीक है, पूर्वी घाट में भी कुछ लैगून झीलें पाई जाती हैं। जैसे उड़ीसा में चिल्का झील, आंध्र प्रदेश में पुलिकट झील। और पुलिकट झील कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बॉर्डर पर स्थित है, जबकि अधिकार पूर्ण रूप से आंध्र प्रदेश का ही है पुलिकट झील पर, है ना। और पुलिकट झील के मध्य में एक द्वीप है श्रीहरिकोटा द्वीप। वहाँ पर इसरो का लॉन्चिंग पैड सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र भी स्थित है। ठीक है, चलिए अब हम हेडिंग डालेंगे उत्तरी भारत का मैदान। उत्तरी भारत के मैदान के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उत्तरी भारत का मैदान हेडिंग डालेंगे। उत्तरी भारत का मैदान, चलिए थोड़ा सा पहले बात कर लेते हैं कि उत्तरी भारत के मैदान का निर्माण कैसे हुआ। उत्तरी भारत के मैदान का निर्माण हिमालय पर्वत के कारण हुआ, ये तो मालूम होना चाहिए आपको। यहाँ पर डायग्राम बना के बताएंगे तब बढ़िया समझ में आएगा आपको। ये है आपका शिवालिक हिमालय, ये है आपका लघु हिमालय, ये है आपका बृहद हिमालय।
3 हिमालय हैं, ठीक है। अब क्या हुआ कि हिमालय से बहने वाली नदियाँ, हिमालय से बहने वाली नदियाँ हिमालय से बहने वाली नदियाँ जब बड़े बड़े शिलाखंडों को, भूखंडों, बड़े बड़े शिलाखंडों को, पत्थर के बड़े बड़े शिलाखंडों को बहाकर हिमालय से अपने गिरिपाद, गिरि मतलब पहाड़ और पाद मतलब पैर, मतलब पहाड़ का पैर, मतलब पहाड़ का निचला भाग, जैसे ये है, ये भाग शिवालिक का, ये भाग अपने गिरिपाद तक बहुत से बड़े बड़े शिलाखंडों को बहा कर लेती हैं और यहाँ पर जमा कर देती हैं, ठीक है। ये देखिए यहाँ ये बहुत सारे शिलाखंड लाती हैं और यहाँ पर जमा कर देती हैं, यहाँ तक जमा करती हैं, यहाँ तक। अब क्या होता है, आगे जो ढाल है वो मैदानी क्षेत्र आ जाता है, यहाँ से ये मैदानी क्षेत्र आ जाता है, जिससे नदियों में इतना शक्ति नहीं रहता है, इतनी क्षमता नहीं रहती है, वो इतने बड़े शिलाखंडों को बहाकर वो मैदान में भी क्या करें, प्रवाहित कर सके या मैदान में भी लेके चल सके। तो क्या करती हैं कि यही क्षेत्र में, अपने इसी क्षेत्र में क्या करती हैं कि शिलाखंडों को छोड़ देती हैं और शिलाखंडों के बीच से जो रास्ता होता है वहीं से वो निकल के आगे अपने रास्ते में चली जाती हैं और वो उनका वहाँ पर कोई निश्चित रास्ता नहीं होता है, क्योंकि वो शिलाखंडों के बीच में शिलाखंड का जमाव हो जाता है। शिलाखंडों के जमाव होने के कारण उनकी तितर बितर हो जाती है, मतलब कि कोई रास्ते का ठिकाना नहीं रहता है। इसको इस तरह से अगर आप समझें तो बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। ये है आपका, ये वाला जो क्षेत्र है वो ये है। यहाँ से नदियों की बहुत सारी जो नदियाँ अब यहाँ से शिलाखंडों को बहाकर लाती हैं और यहाँ शिलाखंडों को जमा कर देती हैं और इसके बाद उनमें इतनी क्षमता नहीं रहती है कि इन शिलाखंडों को मैदानी क्षेत्र में बहा सकें। तो वो क्या करती हैं कि अब नदियों का धारा जो है वो इन शिलाखंडों के बीच से ऐसे क्या हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है और अनेक धाराओं में बट जाता है, ठीक है। अनेक धाराओं में बट जाता है, अनेक धाराओं में बट जाता है, एक प्रॉपर कोई धारा नदी की नहीं रह जाती है। फिर इसके बाद क्या होता है कि ये जो धाराएं हैं धीरे धीरे कुछ तो इधर विलुप्त हो जाती है, कुछ तो इधर ही। ये जो शिलाखंडों का एरिया है यहाँ तक, इसको हम, ये शिलाखंडों का जो एरिया है इसको हम भावर प्रदेश कहते हैं, भावर प्रदेश। इसको हम भावन प्रदेश कहते हैं। अब आगे आते हैं, यहाँ से मैदानी क्षेत्र चालू होता है ना, यहाँ से मैदानी क्षेत्र चालू हो जाता है। तो ये जो नदियों का, ये जो नदियों की धाराएं हैं, ये नदियों की धाराएं यहाँ तक क्या करती हैं, दलदली क्षेत्र बना देती है, दलदली, बिल्कुल दलदल बना देती है, अपने पानी को वहीं विलुप्त हो जाती हैं। बहने बहुत सारी ऐसी नदियाँ हैं छोटी बड़ी जो कि यहाँ पर ही वो क्या करती हैं, दलदल एकदम बना देती हैं, दलदल क्षेत्र बना देती हैं। इसको दलदल एकदम बना देती हैं जहाँ पर अनेक प्रकार के विषैले, जहाँ पर अनेक प्रकार की विषैले तथा रेंगने वाले जीव जंतु पाए जाते हैं। और यह क्षेत्र धान की खेती के लिए बहुत उत्तम जगह है ना। और इसी क्षेत्र को हम तराई का क्षेत्र कहते हैं, इसको हम तराई प्रदेश, तराई प्रदेश या तराई क्षेत्र कहते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि अब ये नदी को धारा आगे बढ़ेगी, बांगर और खादर में जाएगी। हम लोग मैदान तक आ गए थे तराई क्षेत्र के, अब आगे की बात करते हैं। तराई के आगे क्षेत्र के आगे मैदान आएगा। मैदान में हर जगह समतलीय मैदान नहीं होता, कहीं बेसिन टाइप का भी मैदान होता है, जैसे इस तरह से। तो ये है नदियाँ, और नदियाँ
बहना वहीं पसंद करती हैं जहाँ ढाल होता है, जहाँ ढलाव होता है, ऐसे बेसिन टाइप का होता है, उसी में नदी का ज़्यादातर बहाव होता है। तो इससे अगर नदियाँ बहती है तो जब बरसात या मौसम टाइम आता है, जब बरसात का टाइम आता है या ज़्यादा बरसात होती है तो नदियों में बाढ़ आता है। और नदियों में बाढ़ आने के कारण जो नदियाँ में निक्षेप रहता है, जलोढ़ निक्षेप रहता है, वो क्या होता है कि उसके आसपास का जो इलाका है वहाँ तक वो क्या है, नदियों का पानी बाढ़ में फैल जाता है। तो बाढ़ के पानी के साथ साथ जलोढ़ भी फैल जाता है और काफ़ी भूखंडों में क्या होता है कि वह जलोढ़ निक्षेपों को बिछा देता है, पाट देता है, एक नई मिट्टी वहाँ पे बिछा देता है। उसको हम खादर प्रदेश कहते हैं, उसको हम खादर प्रदेश कहते हैं। यहाँ पे इसको हम जैसे ये एरिया, इसको हम खादर कहेंगे। इसको जहाँ तक मिट्टी का बिछाव होता है उसको हम खादर प्रदेश करते हैं। और ये अत्यंत उपजाऊ होता है क्योंकि जलोढ़ मिट्टी जानते हैं आप बहुत उपजाऊ होती है और हर साल बाढ़ आने के कारण उस जमीनी क्षेत्र में नई मिट्टी का बिछाव हो जाता है, जिसके कारण ये अत्यंत उपजाऊ होती है। अब आती है बांगर प्रदेश। अब उसी नदी के दूर का क्षेत्र, जैसे ये नदी है, इसे आसपास के इलाकों में जलोढ़ निक्षेप का बिछा दी, लेकिन इसके दूर का जो क्षेत्र है वहाँ तक नदियों का पानी पहुँचना मुश्किल है। बाढ़ जब आती है तब भी नहीं पहुँच पाता है। तो वहाँ बहुत पुरानी, यहाँ पर जैसे दूर का क्षेत्र, यहाँ पर बहुत पुरानी मिट्टी का बिछाव है और ये काफ़ी कम उपजाऊ होती है। खादर प्रदेश कंपेयर में यह बहुत कम उपजाऊ होती है क्योंकि इसमें नई मिट्टी नहीं रहती है, पुरानी मिट्टी का ही समागम रहता है और यह उपजाऊ कम रहती है। ठीक है, इस तरह से हम लोग आज भारत के मैदानों का अध्ययन कर लिए हैं। कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट्स बॉक्स में एक बार बताइए मेरे को, है ना, तो उस पर हम चर्चा करेंगे। और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, यही रिक्वेस्ट है आप लोगों से। थैंक यू, जय हिंद।